नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट किताबों को बुक वाइज MCQ के फॉर्मेट में देख रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने सबसे पहले अजय सिंह रावत जी की किताब को कवर किया, फिर राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक को कवर किया और अब हम भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं और अपने उत्तराखंड के जीके को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। धामी जी की पुस्तक के हमारी अभी तक 10 क्लासेस बन चुकी हैं। आज हम 11वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, दिलीप चंद के काल में संग्राम कार्की, इसे कुछ जगहों पे शकराम कार्की भी लिखा गया है, दोनों व्यक्ति एक ही है। ठीक है, दिलीप चंद के काल में संग्राम कार्की पीरू गुसाई विनायक भट्ट के हाथ वास्तविक शक्ति थी। क्या ये सही है? लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किसके बारे में? लक्ष्मी चंद के बारे में। लक्ष्मी चंद के बाद उसका बेटा दिलीप चंद गद्दी पर आता है। दिलीप चंद की मृत्यु कैसे होती है? क्षय रोग से, टीबी से यह मरता है। ठीक है, 3 ही साल इसने शासन किया था। 1621 में गद्दी पर आता है, 1624 में क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जो 3 ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, संग्राम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं दिलीप चंद के काल में। दिलीप चंद की मृत्यु के बाद इसके बेटे विजय चंद को गद्दी पर बैठाया जाता है, जो एक नाम मात्र का राजा था, असली शक्तियां इन्हीं के पास थी। ठीक है, ये तीनों बाद में षड्यंत्र करके विजय चंद को भी मार देते हैं। ठीक है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बन जाएगा, ये तीनों किसके काल में शक्तिशाली हुए? दिलीप चंद के काल में। 1625 में त्रिमल चंद ने राजा बनते ही संग्राम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई तीनों का दमन कर दिया था। क्या ये सही है हमारा? ये वाला कथन भी आपका सही है। 1624 में दिलीप चंद की मृत्यु होती है और विजय चंद, उसका बेटा, यहाँ पे राजा बनता है। मुश्किल से 1 ही साल वो शासन कर पाता है। 1625 में उसको इन तीनों षड्यंत्रकारियों के द्वारा मार दिया जाता है। हालांकि तीनों ने ऐसा दिखाया कि राजा खुद से मरा है, यानी इनका कोई भी हाथ इसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आती है कि राजा को मार दिया गया इन तीनों के द्वारा, जो 2 इंपॉर्टेंट धड़े थे चंद राजवंश में, मेहरा और फर्त्याल, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन तीनों की शक्ति और यहां से बढ़े। तो चंदों के जो 2 वंशज थे, 2, एक डोटी भाग गया था और एक गढ़वाल में शरण लेकर बैठा था। एक धड़ा जो फर्त्याल धड़ा था वो नेपाल जाता है, डोटी जाता है नारायण चंद को लाने के लिए, और एक धड़ा मेहरा धड़ा जो था वो गढ़वाल जाता है त्रिमल चंद को लाने के लिए। मेहरा धड़ा त्रिमल चंद को लेकर वापस जल्दी पहुंच जाता है और उसी को राजा बना देता है। त्रिमल चंद जैसे ही राजा बनता है, सवाल बन जाएगा किसके सहयोग से बना, किस धड़े के? तो मेहरा जो धड़ा था उसके सहयोग से राजा बना 1625 में। कहा जाता है गढ़वाल के राजा का भी इसको राजा बनाने में योगदान था। गढ़वाल में उस समय श्याम शाह का शासन था, कुछ जगहों पे महिपति शाह भी दिया है, पहले आपने श्याम शाह को ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो त्रिमल चंद जैसे ही राजा बना, उसने इन तीनों षड्यंत्रकारियों का दमन करना शुरू कर दिया। संग्राम कार्की को मरवा दिया गया, विनायक भट्ट की आंखें निकलवा दी गई और पीरू गुसाई को देश निकाला दे दिया गया था। ठीक है, तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। और अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पता चला कि ये तीनों कौन थे, यहाँ पे किसके काल में ये शक्तिशाली बने और किसने इनका दमन किया, किसके साथ क्या किया गया। कोसी का युद्ध किस के मध्य में हुआ था? देखिए, एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ कोसी का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1635 में। यह युद्ध त्रिमल चंद और महिपति शाह के मध्य में हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमने ऊपर देखा कि त्रिमल चंद 1625 में गद्दी पर आता है और पंवार राजा विशेषकर श्याम शाह के सहयोग से ये गद्दी पर आता है। श्याम शाह के बाद उसके चाचा महिपति शाह गढ़वाल के राजा बनते हैं।
महिपति शाह के बारे में माना जाता है कि इन्होंने कुछ नागा साधुओं की हत्याएं करवा दी थी और उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने अपना बलिदान देने की सोची और त्रिमल चंद ने इन्हीं के आग्रह पर इनसे युद्ध किया जिसमें ये अपना बलिदान दे सकें। उसी युद्ध को कहते हैं कोसी का युद्ध, जिसमें महिपति शाह शहीद हुए, यानी उन्होंने अपना बलिदान दिया अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और यह युद्ध हुआ था त्रिमल चंद के मध्य में 1635 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा के निकट कोसी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में महिपति शाह ने अपने प्राणों को त्यागा था। ठीक है, तो एक मैत्रीपूर्ण युद्ध भी इसको कहा जा सकता है जिसमें महिपति शाह ने पापों का प्रायश्चित किया था। ठीक है, निम्न में से किस चंद शासक ने रसोई दरोगा का पद निर्धारित किया था? देखिए, रसोई दरोगा का जो पद था इसे त्रिमल चंद ने बनाया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि त्रिमल चंद ने कहां पर शरण ली हुई थी, यह गढ़वाल में शरण लेकर बैठा था। यहां पर राजा कौन बनाया हुआ था? विजय चंद यहां पे राजा था। इसके साथ वो 3 षड्यंत्रकारी थे जो इसको लगातार मारना चाहते थे, अंत में सफल हो जाते हैं। कुछ जगहों पर यह भी माना गया है कि शुरुआत में इन तीनों के साथ त्रिमल चंद भी शामिल था। त्रिमल चंद बाद में राजा बना और इन तीनों का फिर उसने समाप्त कर दिया, इन तीनों को ही हटा दिया। ठीक है, तो विजय चंद के खिलाफ लगातार षड्यंत्र होते रहते थे। त्रिमल चंद को भी ऐसा शक था कि इसके खिलाफ भी षड्यंत्र हो सकते हैं, खासकर इसके खाने में कुछ मिलाया जा सकता है। तो इसने एक नया पद बनाया, रसोई दरोगा, जो रसोई में पूरा ख्याल रखता कि कोई भी राजा के खिलाफ षड्यंत्र वगैरह न करे। इसके अलावा इसने रसोई के लेकर के कई सारे नियम बनाए। इसके अलावा इसने अपने सबसे विश्वासी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया। अब किसको नियुक्त कर सकता था यहां पर? तो जब इसको रसोई दरोगा पर किसी को बनाना था तो इसने नीलू कठायत, जो गरुड़ ज्ञान चंद के काल में थे, उन्हीं के एक वंशज की खोज करवाई, क्योंकि वो बहुत ही बड़े देशभक्त थे, चंदों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। तो नीलू कठायत के वंशज जो एक थे कर्ण कठायत, उनको इसने अपना रसोई दरोगा बनाया था। तो रसोई दरोगा किसने बनवाया? आप कहेंगे त्रिमल चंद। तो विजय चंद को मारने में रसोई जो थी उसका इंपॉर्टेंट योगदान था। इसलिए त्रिमल चंद को लगता था कि इसके खिलाफ भी षड्यंत्र हो सकते हैं, इसलिए इसने रसोई के नियम बनाए और रसोई दरोगा का पद बनाया, जिस पर नीलू कठायत के वंशज कर्ण कठायत को नियुक्त किया। ठीक है, अगला, जागेश्वर में दीपचंद के अलावा किस चंद राजा की मूर्ति है? देखिए, जागेश्वर के मुख्य मंदिर में 2 चंद राजाओं की मूर्तियां स्थापित हैं। उनकी 2 प्रतिमाएं लगाई गई हैं, 2 चंद राजाओं की। एक प्रतिमा है किसकी? दीपचंद की, और दूसरी प्रतिमा है त्रिमल चंद की। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 1630 के आसपास जागेश्वर में इसकी मूर्ति को स्थापित किया गया था। ठीक है, बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई? देखिए, बाज बहादुर चंद को ये जो बहादुर की उपाधि मिली थी, बाजा चंद इसका नाम था, इसे बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। त्रिमल चंद की मृत्यु 1638 में हो जाती है। 1638 से लेकर 1678 तक कुमाऊं में बाज बहादुर चंद का शासन होता है। ठीक है, जैसे ही बाज बहादुर चंद गद्दी पर आता है, तो बाज बहादुर चंद से पहले क्या चल रहा था? लक्ष्मी चंद के मरने के बाद चंद साम्राज्य आपस में ही उलझा हुआ था। दिलीप चंद मारा गया, विजय चंद मारा गया, त्रिमल चंद षड्यंत्रकारियों को ही ठिकाने लगाता रहा। इस तरीके से तराई की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब बाज बहादुर चंद राजा बना तो तराई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कटेहर के नवाब थे वो अपने अधिकार में कर चुके थे। राजा बनते ही ये दिल्ली दरबार में गया, शाहजहां के पास गया, शाहजहां के लिए काफ़ी ज़्यादा ये उपहार भी लेकर गया। उसको भरोसा दिया कि जब भी वो गढ़वाल पर आक्रमण करेगा या गढ़वाल के प्रति कोई अभियान करेगा, ये उनकी मदद भी करेगा। उसी से खुश होकर शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी। तराई क्षेत्र का पूरा इलाका इसे प्रदान किया। ये वापस आता है और बाजपुर नामक नगर को स्थापित करता है। तो तराई भाबर में बाजपुर किसने बसाया? इसी बाज बहादुर चंद ने बसाया था। ठीक है, किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया था? मुगलों की तरह बनाने का प्रयास बाज बहादुर चंद ने किया था।
इसने कुमाऊं में जजिया कर भी लगाया। इसके अलावा इसने कुमाऊं के अंदर नमक कर भी लगाया। इसके अलावा कई सारे ऐसे पद जो मुगलों के काल में चलते थे, मुगल काल में या मुगल साम्राज्य में चलते थे, मुगल दरबार में चलते थे, उनको बनाया। जैसे पानी भरने के लिए पनीरू पद इसने बनाया। हर सुबह राज परिवार के लोगों को उठाने के लिए हरबोला नामक पद इसने बनाया। मंदिरों की रक्षा के लिए मठपाल नामक पद इसने बनाया। फल लाने वालों के लिए या फल लाने वाले के लिए इसने फुलेरिया नाम का पद बनाया। तो कई सारे काम इसने किए जो मुगलों की तरह थे। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने दरबार को मुगल दरबार बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था। ये शाहजहां के दरबार में भी गया था और बाद में जब औरंगजेब गद्दी पर आता है ये उसके दरबार में भी गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? पहला, सुलेमान शिकोह गढ़वाल से पहले कुमाऊं में बाज बहादुर चंद के दरबार में आया था। क्या यह सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। 1658 में जब शाहजहां के पुत्रों के मध्य में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, मुख्य तौर पे औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, ये वहां से भाग कर आता है शरण लेने के लिए उत्तराखंड में। इसको शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने, जो पंवार शासक थे गढ़वाल के। लेकिन उनके दरबार में जाने से पहले ये बाज बहादुर चंद के दरबार में आया था। ठीक है, बाज बहादुर चंद के दरबार में जब ये आया, जब ये खबर औरंगजेब को पता चलती कि ये बाज बहादुर चंद के दरबार में गया है शरण मांगने, उससे पहले ही बाज बहादुर चंद ने इसका सम्मान किया, काफी मदद इसकी करी और गढ़वाल की ओर भेज दिया, जहां पर पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। तो बाज बहादुर चंद ने डर की वजह से इसको शरण देने से इनकार किया था और गढ़वाल की ओर भेजा था। आया ये पहले किसके दरबार में था? बाज बहादुर चंद के। बाद में बाज बहादुर चंद को अपनी सफाई देने के लिए 2 अधिकारियों को औरंगजेब के दरबार में भी भेजना पड़ा, जिसमें परवत सिंह गुसाई और विश्वरूप पांडे शामिल थे। ये गए और अपने आप को, यानी बाज बहादुर चंद को निरपराध या निर्दोष वहां पे साबित करने के लिए कि उसने कोई भी मदद इसकी नहीं करी, ना ही इसका कोई सम्मान किया। ठीक है, तो पहला सही है। 1653 में शाहजहां के गढ़वाल हमले में बाज बहादुर चंद ने शाहजहां का साथ दिया था। 1653 में शाहजहां ने खलीउल्लाह खान के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया था और उसी आक्रमण में बाज बहादुर चंद को भी ये निर्देश दिया था शाहजहां ने कि वह मुगल सेना का सहयोग करे। तो ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला, चंद काल में निम्न में से कौन सा कत्यूरी राजकुंवरों का गढ़ था? देखिए, चंद काल में कत्यूरी राजकुंवरों का गढ़ था मनीलागढ़। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कत्यूरियों का गढ़ इसे माना जाता। देखिए, कत्यूरी सत्ता तो समाप्त हो चुकी थी, उनका जो इंपॉर्टेंट राजा था सुकालदेव, वो भी मारा जा चुका था, लेकिन कुछ कत्यूरी बचे हुए थे जो छोटे मोटे क्षेत्रों में निवास करते रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में। ऐसे ही उनका एक इंपॉर्टेंट गढ़ था जहां पे कत्यूरियों की संख्या काफी थी, मनीलागढ़। यह जो मनीलागढ़ था, इसके ऊपर हमला किया था किसने? बाज बहादुर चंद ने। इसको ध्यान रखना, कत्यूरियों के गढ़ में, मनीलागढ़ में किसने हमला किया था? बाज बहादुर चंद ने। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये कत्यूरी फिर किस ओर भागे? गढ़वाल की ओर भागे। गढ़वाल के सीमावर्ती इलाकों में आते लूटपाट करके चले जाते थे। इन कत्यूरियों को गढ़वाल से खदेड़ने का काम किसने किया? ये काम किया था तीलू रौतेली ने। तो उनकी कहानी, तीलू रौतेली की कहानी यहीं से शुरू होती है कि मनीलागढ़ को यहाँ पे आक्रमण किया, इसके ऊपर बाज बहादुर चंद ने। कत्यूरी गढ़वाल की ओर आए, इन कत्यूरियों को यहाँ से खदेड़ने का काम किसने किया? जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध वीरांगना है तीलू रौतेली, उन्होंने किया। ठीक है, तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 में हुआ था। उनके पिता का नाम भूप सिंह था, वो भी कत्यूरियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। गढ़वाल शासक यानी जो पंवार राजा थे, उन्हीं की सभासदों में से वो एक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद तीलू रौतेली खुद यहाँ पे युद्ध करना शुरू करती हैं। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, बीरोखाल में तीलू रौतेली का स्मारक भी स्थापित है। तीलू रौतेली की हत्या रामू रजवार नाम का एक कत्यूरी था, उसने पूर्वी नयार नदी के तट पर धोखे से कर दी थी। ठीक है, किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान दी थी?
तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंट भूमि दान में दी थी किसने? बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद एक धार्मिक प्रवृत्ति का भी राजा था। कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो यात्री आते थे या कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उनको कोई समस्या ना हो, इसलिए इसने कई सारी भूमि गूंट भूमि के रूप में दी थी। गूंट भूमि या विष्णुप्रति भूमि। गूंट भूमि बेसिकली उसे कहते थे जो मंदिरों की देखभाल के लिए दी जाती थी या धार्मिक कार्यों के लिए वह भूमि दान में दी जाती थी। उससे जितना भी राजस्व आता था वो धार्मिक कार्यों में लगता था। तो ऐसे ही इसने मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए दी थी कि जो भी पैसा उस भूमि से आएगा वो यात्रियों की सुख सुविधाओं में खर्च किया जाएगा। तो ये काम किसने किया था? बाज बहादुर चंद ने 1673 में किया था। कैलाश मानसरोवर यात्री जब यहाँ से जाते थे तो जो तिब्बत के हूण लोग थे वो इनको कई बार परेशान करते थे, लूट लेते थे। तो तिब्बती हूणियों के ऊपर भी इसने आक्रमण किया था, उनको पराजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का मुख्य कारण क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? मानसरोवर यात्रा को सुरक्षित करना। ठीक है, अगला, हूणियों को सिरती नामक कर चुकाने को किस चंद शासक ने बाध्य किया था? देखिए, तिब्बतियों को कहा जाता था हूण प्रदेश, वहां के लोगों को हूण कहते थे या हूणिया कहते थे। तो तिब्बती लोगों को सिरती नामक कर इसे करना। ठीक है, सिरती नामक कर चुकाने, सिरती यानी कि बेसिकली नगद कर होता था, यह विवश किया था बाज बहादुर चंद ने। हूणों को पराजित किया। हूणों का एक प्रसिद्ध उस समय किला था ताकल खाल किला। ताकल खाल किले को जीता इसने बाज बहादुर चंद ने। तिब्बत अभियान के दौरान जो शौका भोटिया थे उनके ऊपर भी और जो तिब्बती थे, हूण थे, उनके ऊपर भी इसने सिरती कर लगाया। सिरती यानी नगद कर इसने लगाया। ठीक है, 1670 के आसपास इसने ये आक्रमण किया था और फिर 1674 में इसने इनके ऊपर यह टैक्स लगा दिया था। एक हथिया देवाल कहां पर स्थित है? जो एक हथिया देवाल है ये हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एक हथिया देवाल के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने ही करवाया था। इस एक हथिया देवाल की जो बनावट है वो किसके जैसी है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है किसकी बनावट? एक हथिया देवाल की। ठीक है, एक बहुत ही बड़े पाषाण जो है पत्थर है उसी में से काटकर इसको बनाया गया है, इसीलिए इसे एक हथिया देवाल कहा जाता है। इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसी है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी बाज बहादुर चंद के बारे में कहा जाता है कि इसने गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति ये अल्मोड़ा में लेकर आया था। ज्ञानचंद भी लेकर आया था, ज्ञानचंद स्वर्ण प्रतिमा लेकर आया था। अगर नॉर्मल पूछेगा बधानगढ़ से नंदा देवी की प्रतिमा कुमाऊं में कौन लेकर आया, तो आप कहेंगे बाज बहादुर चंद। इस प्रतिमा को इसने मल्ला महल में स्थापित किया। बाद में वर्तमान नंदा देवी मंदिर में इसे विलियम ट्रेल ने स्थापित करवाया। ठीक है, अगला, किस चंद शासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में है? यह क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में बाज बहादुर चंद का ही चित्र वहां पे लगा हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाज बहादुर चंद एकमात्र चंद शासक है जिसका चित्र उपलब्ध है। कहां पर है? आप कहेंगे न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में। क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलबन भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। जैसे दिल्ली सल्तनत थी, कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना करता है, इल्तुतमिश राजा बनता है। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और फिर कई सारे उत्तराधिकारी आते हैं, दिल्ली सल्तनत नीचे जाने लगती है। ठीक है, उसे वापस से मजबूत करने का काम कौन करता है? बलबन करता है। ठीक है, वही काम बाज बहादुर चंद ने किया। लक्ष्मी चंद के बाद लगातार षड्यंत्रों के कारण चंदवंश नीचे जा रहा था, उसे वापस मजबूत करने का काम कौन करता है? बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का बलबन कहते हैं, याद रखेंगे। अगला, प्रचलित कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गई 89 किस चंद्रवंशीय शासक के विषय में प्रसिद्ध है? ये जो कहावत है बरस भयो 80 बुद्धि गई 89, ये जो कहावत है ये प्रचलित है बाज बहादुर के बारे में। जो बाज बहादुर चंद है, जैसे हमने देखा, ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। गूंट भूमि इसने कई सारे मंदिरों को दी, कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए इसने दान करी। हूण के ऊपर इसने आक्रमण किया, उनको सिरती नामक टैक्स लगाया, नगर टैक्स लगाया। इसके अलावा इसने पिननाथ मंदिर जो कौशानी में है, भीमताल में जो भीमेश्वर मंदिर है, उनका निर्माण करवाया। कई सारे देवाल इसने बनाए। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है
है कि अंतिम समय में ये काफ़ी अत्याचारी शासक बन गया था। आखिरी समय में इसने काफ़ी अत्याचार जनता के ऊपर किए थे, इसलिए इसे बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहा जाता है। तो बूढ़ा अत्याचारी शासक कौन है? वो भी बाज बहादुर चंद है। ठीक है, और इसी के लिए कहावत प्रचलित हुई कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। किसके संबंधित है? बाज बहादुर चंद। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, बाज बहादुर चंद के बाद उद्योग चंद राजा बना, बिल्कुल सही है। बाज बहादुर चंद के बाद उसका बेटा उद्योग चंद राजा बना। उद्योग चंद बाज बहादुर के काल में भी राजा बनना चाहता था, लेकिन इसने विद्रोह का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। तो उद्योग चंद को इसने कहां भेज दिया था? बाज बहादुर चंद ने गंगोली के क्षेत्र में भेज दिया था, यानी कुमाऊं से दूर कर दिया था। जैसे ही बाज बहादुर चंद की मृत्यु होती है, ये गंगोली से वापस कुमाऊं में आता है, अल्मोड़ा में आता है और राजा बन जाता है। ठीक है, राजा बनते ही इसने बधानगढ़ किले पर हमला किया, जिसमें इसका सेनापति मैसी साहू मारा गया। मैसी साहू किसका सेनापति था? उद्योग चंद का। देखिए, बाज बहादुर चंद के मरने के तुरंत बाद ये राजा बनता है, गंगोली से वापस आता है और गंगोली से आते ही ये गढ़वाल पर हमला कर देता है। ठीक है, बधानगढ़ पर हमला कर देता है, वहां पर ये जीत जाता है। कुछ जगहों पे दिया है कि इसकी पराजय होती है, लेकिन बद्रीदत्त पांडे के अनुसार बधानगढ़ के किले को 1678 में ही, यानी राजा बनते ही, इसने जीत लिया था। हालांकि इस विजय अभियान के दौरान इसका एक फेमस सेनापति था मैसी साहू, ये मारा गया था। ठीक है, अगले ही साल 1679 में इसने दोबारा से गढ़वाल पर आक्रमण किया, चांदपुर गढ़ी को इसने लूटा, लोहाब क्षेत्र को इसने लूट लिया था। ठीक है, तो यहां पे आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला, डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा भारती चंद था, जबकि दूसरा कौन था? डोटी पर हमला करने वाला पहला चंद राजा था भारती चंद। हमने देखा था लास्ट वीडियो में, पूरी कहानी को देखा। दूसरा चंद शासक उद्योग चंद को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने डोटी पर आक्रमण किया था, डोटी की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी उसको इसने जीता और फिर शीतकालीन राजधानी के ऊपर भी हमला किया था। डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी उस समय अजमेरगढ़ थी और शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल थी। ठीक है, अगला, डोटी के रेकाओं ने निम्न में से किस चंद राजा के समय चंपावत पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया था? देखिए, डोटी के जो रेका राजा होते थे, डोटी के जो राजा होते थे, ये चंद राजाओं से काफी चिढ़ते थे, क्योंकि चंदों ने क्या किया था, डोटी का जो सिरा क्षेत्र था, सौर क्षेत्र था, पिथौरागढ़ डीडीहाट वाला इलाका, उसको उनसे छीन लिया था। ठीक है, उससे पहले चंद डोटी के ही अधीन शासन करते थे, लेकिन भारती चंद ने अधीनता को भी खत्म कर दिया था। तो डोटी राजाओं ने यहाँ पे चंदों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला किया। 1678-79 में गढ़वाल पर उद्योग चंद लगातार हमले करता था, तो गढ़वाल के राजा ने और डोटी के राजा ने आपस में संधि कर ली। दोनों साथ में युद्ध करते हैं उद्योग चंद के ऊपर। उद्योग चंद दोनों को हरा देता है और अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए या अपनी सफलता का ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये प्रयागराज में जाता है स्नान करने के लिए। उसी मौके का फायदा उठाता है चंद राजा, जो डोटी का राजा था उस समय, देवपाल, और वो चंदों की जो पुरानी राजधानी थी चंपावत, उस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, जैसे ही उद्योग चंद को यह पता चलता है कि देवपाल ने पुरानी राजधानी चंपावत पर कब्जा कर लिया है, ये तुरंत पहुंचता है देवपाल की तरफ। देवपाल भागकर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ में चला जाता है। ये अजमेरगढ़ तक उसका पीछा करता है, फिर वो जुराइल दीपाइल में चला जाता है अपनी शीतकालीन राजधानी, ये वहां भी उसका पीछा करता है। ठीक है, देवपाल को यहां पे बुरी तरह हराता है, उसको टैक्स देने के लिए दोबारा से यहां पे बाध्य कर देता है। ठीक है, अंत में इन दोनों के मध्य में 1688 में एक संधि होती है, खैरागढ़ी की संधि, जिसके माध्यम से देवपाल टैक्स देना स्वीकार कर लेता है। उसके साथ साथ क्या क्या उपहार वो देगा वो सब इस संधि के तहत स्वीकार कर लेता है। ठीक है, सही आंसर क्या है? यहाँ पे उद्योग चंद के काल में अधिकार हुआ था और बाद में उद्योग चंद ने उसको बुरी तरह यहाँ पे हराया था। नेपाल नरेश, देवपाल और उद्योग चंद के मध्य में खैरागढ़ी की संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। खैरागढ़ी की संधि किस किस के बीच हुई? आप कहेंगे देवपाल और उद्योग चंद। कब हुई? 1688 में हुई। इसी संधि का उल्लंघन किया था इसने 1696 में, जब इसने टैक्स देना बंद कर दिया।
तो उद्योग चंद ने दोबारा से डोटी के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अब की बार उद्योग चंद की पराजय हो जाती है और अब वो युद्ध ना करने की कसम यहां पे खा लेता है और फिर धार्मिक कार्यों में जुट जाता है। ठीक है। कुमाऊं में स्थायी छावनियों की स्थापना किस चंद शासक ने करवाई थी? तो कुमाऊं में स्थायी छावनियों की स्थापना उद्योग चंद ने ही करवाई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसने कई सारे धार्मिक कार्य भी करवाए थे अपने काल में। तराई में आम के बगीचों को इसने स्थापित करवाया था। इसके अलावा अल्मोड़ा में पार्वतीश्वर मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। अल्मोड़ा में पार्वतीश्वर मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उद्योग चंद ने करवाया था। ठीक है। इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने किस चंद शासक को तपस्वी शासक कहा है? तो किसे कहा जाता है तपस्वी शासक? तपस्वी शासक कहा गया उद्योग चंद को। अब हमने उद्योग चंद के बारे में भी डिटेल से जाना कि इसने राजा बनते ही कहां कहां पर हमले किए थे। इसने बधानगढ़ को जीता, जिसमें इसका सेनापति मैसी साहू मारा गया। इसने उसके बाद लोहाब पर आक्रमण किया। इसने फिर डोटी और गढ़वाल के राजा दोनों को संयुक्त रूप से इसने पराजित कर दिया था। गढ़वाल में उस समय फतेहपति शाह का शासन था। ठीक है। डोटी के राजा के साथ इसने एक संधि भी करी थी। उसको उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी दोनों तक इसने हराया था। बाद में ये खुद हार गया था। डोटी के राजा थे 1696 में। ठीक है। उसके कुछ ही समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार जो है प्रसिद्ध रुद्रदत्त पंत, वे उद्योग चंद को एक तपस्वी शासक कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पे देखा। उद्योग चंद के बारे में, बाज बहादुर चंद के बारे में, त्रिमल चंद के बारे में हमने आज के वीडियो में सवालों को देखा। डिटेल से कहानी के रूप में इनको कवर करने का प्रयास किया, जिससे आपके जो एक एक कॉन्सेप्ट हैं, एक एक फैक्ट हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।